नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है पहले की तरह आज भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर शुरू होते हैं और फिर चलते हैं एक नए विषय की तरफ, जिस विषय का नाम है लेबर लॉ, श्रमिक विधि, जिसका हिंदी में नाम है श्रमिक विधि। इससे संबंधित वन लाइनर कुछ सवाल, जिसमें एक बहुत ही छोटी वीडियो बनाई जा रही है और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। उम्मीद है यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो समय को अधिक न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने स्टडी मोड में आ जाइए। यदि आप घर पर हैं और ईयरफोन पास में है तो ईयरफोन अपने कान में लगा लीजिए और पेपर पेन लेकर भी आप तैयार रहिए, जिससे कि आप कुछ लिख भी सकें उसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सवाल नंबर 1 है दोस्तों कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 जुलाई 1924 में लागू हुआ था। सवाल नंबर 2 है कि सन 1923 में कर्मकार प्रतिकार अधिनियम बनाया गया। सवाल नंबर अगला है, सन 2009 में इसका नाम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर दिया गया। यानी सन 2009 से पहले सन 2008 तक इस अधिनियम को कर्मकार अधिनियम के नाम से जाना जाता था, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम। लेकिन सन 2009 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, तब से इस अधिनियम का नाम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 4 कि धारा 3 यानी श्रमिक विधि की जो धारा 3 है, धारा 3 की शर्तों के अनुसार प्रतिकर देय होगा या धारा 10 की प्रक्रिया का पालन प्रतिकर के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, धारा 2 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की परिभाषा से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, धारा 2(1) का, जिसमें निर्वचन की परिभाषा दी गई है। अगला सवाल नंबर 7 है धारा 2(1) खा, इसमें कर्मचारी आयुक्त से संबंधित प्रावधान किया गया है। सवाल नंबर 8, इसमें धारा 2(1) गा, ये प्रतिकर से संबंधित है। धारा 2(1) गा में कर्मचारी को प्रतिकर देने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारे धारा 2(1) गा के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, यह एक वाद है, केस है। केस का नाम है यशवंतराव वर्सेस संपत के मामले में एमपीएचसी का मतलब है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जो आप देख रहे हैं एमपीएचसी, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है एमपीएचसी, इसका मतलब है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि आयुक्त न्यायाधिकरण है, न कि सिविल न्यायालय। यानी इस वाद में एमपी हाई कोर्ट ने कहा था कि आयुक्त न्यायाधिकरण है, न कि सिविल न्यायालय। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, धारा 2(1) घा आश्रितों से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आश्रितों से मतलब जो व्यक्ति, जो कर्मचारी है, जो कार्य करने वाला है, कर्मकार है, उसके आश्रित, जैसे उसके भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे आदि आश्रितों में आते हैं, वह धारा 2(1) घा में वर्णित किया गया है।
अगला सवाल सवाल नंबर 11, धारा 3 प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व से संबंधित है। यानी इसमें बताया गया है कि नियोजक के क्या क्या दायित्व हैं, वह धारा 3 में, जो धारा 3 प्रतिकर से संबंधित है उसमें सारे वर्णन किए गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, धारा 4 का प्रतिकर का देय हो जाने पर अदा किया जाना और चूक की स्थिति में जुर्माना, यह सेक्शन 4 का में बताया गया है। यानी सीधा सीधा कहा जाता है कि धारा 4 का प्रतिकर का देय हो जाने पर, यानी जब अगर कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया है कि आपको प्रतिकर देना ही है और तो आपको प्रतिकर देना है, यदि आप चूक जाते हैं प्रतिकर देने से तो धारा 4 का के अनुसार आप जुर्माना भरने के भी अधिकारी होंगे और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1930 की धारा 4 का 3 दंडिक प्रकृति की धारा है। यानी जो अधिनियम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की जो धारा 4 का 3 है वह दंडिक प्रकृति की धारा है। इस धारा में यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर नहीं देता है या कोई विलंब करता है देने में, तो एक तो धारा 4 ऊपर का सवाल दिया हुआ सवाल नंबर 12 सेक्शन 4 का वह है आपकी चूक में जुर्माना देना पड़ेगा, और यदि उसी आगे चलकर अगर आप नहीं देते हैं तो 1923 की धारा 4 का 3 यह दंडिक प्रकृति की धारा है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को क्या दंड देना है, दंड के क्या प्रावधान है, वह कोर्ट तय करेगा। दोस्तों इसी के साथ अगला सवाल है सवाल नंबर 14वां कि धारा 10, इसमें दिया हुआ है धारा 10 दुर्घटना की सूचना और दावे से संबंधित है, जिसमें क्षतिग्रस्त कर्मचारी लिखित रूप में सूचित करेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15वां है आपके सामने कि धारा 6 में पुनर्विलोकन यानी रिव्यू का उपबंध किया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16वां, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा, इसमें है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के अनुसार सक्षम विवाद के लंबित रहते हुए नियोजक नवीन ढंग से कार्याधिक्य यानी कार्य का भार नहीं बढ़ा सकता है। कार्याधिक्य का मतलब कार्य का अधिक किया जाना, यानी ना तो कार्य का भार बढ़ा सकता है और ना कर्मकारों का स्थानांतरण ही कर सकता है और ना ही उनकी छटनी की कार्यवाही तथा मजदूरी में कटौती भी नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो आपने पिछले सवाल में सवाल नंबर 12 में देखा था कि वह जो है जुर्माने का अधिकारी होगा, और सवाल नंबर 13 में था आपका कि वह जो है उसमें दंड के जो प्रावधान किए गए हैं उससे वह दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल और जो मैंने वीडियो आपको बनाई है यह लॉ से संबंधित है, ये आपकी लेबर लॉ यानी श्रमिक विधि से संबंधित है, जिसमें कर्मचारी से संबंधित है सारी की सारी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।